हेलो एवरीवन। मैं गौरव महावना अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहां पर मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट है। मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएचडी में कर रहा हूं और मैंने आरएस मेंस एग्जाम 3 बार लिखा है और साथ में मुझे 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। Now, crack RPSC with India's largest learning platform on Unacademy का सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन तथा अनलिमिटेड लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से किस तरीके से आप प्लस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। अनअकैडमी पर किस प्रकार से रजिस्टर कर सकते हो। सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर गेट सब्सक्रिप्शन का बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कीजिए। उसके बाद आप आरपीएससी सेक्शन में जाइए। वहां पर आपको आरपीएससी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ फी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसमें 1 मंथ का फी स्ट्रक्चर होगा, 3 मंथ का फी स्ट्रक्चर होगा, 6 मंथ का फी स्ट्रक्चर, 12 मंथ्स का फी स्ट्रक्चर और 24 मंथ्स का फी स्ट्रक्चर होगा। तो आपको मेरी सलाह है कि आप 12 मंथ्स के फी स्ट्रक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। आरपीएससी सब्सक्रिप्शन 12 मंथ के फी स्ट्रक्चर का लीजिए, जिसकी फीस है 7,000 रुपीज। यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव एम यूज करते हो, GAURAVM यूज करते हो, तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ वही फीस 7,000 की जगह 6,300 रुपीज में मिल जाएगा आरपीएससी सब्सक्रिप्शन। यदि आप 24 मंथ्स या 2 साल का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी फीस होती है 8,400 रुपये। यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव एम यूज करते हो तो वही फीस आपकी मात्र 7,560 रुपये 10% डिस्काउंट के साथ होगी। तो आपको आरपीएससी सब्सक्रिप्शन में गौरव एम यूज कीजिए, जिससे आप अपनी तैयारी को तीव्र गति दीजिए। एक बार आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसके बाद आपको अनअकैडमी पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी जो किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी। व्हाट यू विल गेट ऑन अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। फर्स्ट है इसमें डेली लाइव क्लासेस। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस कई तरीके की होती हैं, जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस में या ऑनगोइंग क्लासेस के अंदर। सेकंड है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। लाइव टेस्ट और क्विजेस का आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि यही आपकी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करवाती हैं। मॉक टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो कि मैं किस जगह स्टैंड कर रहा हूं और एग्जाम की प्रिपरेशन मेरी कैसी चल रही है। थर्ड है स्ट्रक्चर कोर्सेज। स्ट्रक्चर कोर्सेज के माध्यम से जितने भी आरपीएससी के एग्जाम्स हैं उनके कोर्सेज को व्यवस्थित तरीके से सजाया गया है या स्ट्रक्चर किया गया है, जिसमें कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ाना है, जिससे सिलेबस के अनुसार आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके एग्जाम से पहले। फोर्थ है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स यदि आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन को लेते हो एक बार, तो आपको लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज को कितनी भी बार देख सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी डिवाइस के ऊपर। तो ये सारी चीजें अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध रहेंगी, किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। ये व्हाट यू विल गेट ओनली ऑन अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज का जो हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का सबसे पहले हम इतिहास देखेंगे कि किस तरीके से कब कब उच्च न्यायालय किस किस सन में इनकी स्थापना हुई, और उसके बाद हम कौन से राज्य में कितने उच्च न्यायालय हैं, कौन सा राज्य किस उच्च न्यायालय से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम इसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ में इसके जो अधिकारता, अपीली क्षेत्र अधिकारता, कौन कौन सी अधिकारता है, इसकी प्रारंभिक अधिकारता क्या होती है, अपीली अधिकारता कौन सी होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं
इंडिया में जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था कैसी है? न्यायिक व्यवस्था इंडिया में जो भारत है उसमें कैसी है? यहां पर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द सेंस, इसको हम देखते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या होता है, एक बार क्लियर करते हैं इसको। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या होता है कि सबसे ऊपर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय सबसे निम्नतम स्तर पर होंगे। अधीनस्थ न्यायालय को इंग्लिश में सबऑर्डिनेट भी बोलते हैं, अधीनस्थ को सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। तो सबसे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम यानी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था क्या होती है? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और सबसे नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे भारत के लिए जो इसका विस्तार है पूरे भारत में है। जबकि हाई कोर्ट का क्या है, ये एक राज्य में हो सकता है या दो राज्य में हो सकता है या दोनों राज्य एक हाई कोर्ट के अंदर भी आ सकते हैं। जबकि सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं उसमें एक तो सेशन कोर्ट आता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है और वो जिला स्तर पर होते हैं, जिला स्तर पर उनका न्यायिक क्षेत्र होता है। अब हम देखते हैं आगे की स्लाइड में, देखते हैं कि जो उच्च न्यायालयों का स्थापना है, जो व्यवस्था थी, कब कब स्टार्टिंग हो रहा है, ब्रिटिश काल में कब, किस टाइम पीरियड में, किस गवर्नर जनरल या वाइसराय के टाइम पीरियड में ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम 1862 जो सन थी, ब्रिटिश भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी सन 1862 में। और जिसमें कौन कौन से उच्च न्यायालय थे? एक तो कलकत्ता उच्च न्यायालय था, एक बॉम्बे उच्च न्यायालय था और एक मद्रास उच्च न्यायालय था। अब हम थोड़ी सी इसकी स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया था, आपको पता होगा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद क्राउन का जो शासन था वो कब आया था? 1858 में, यानी ताज का शासन आया था। और उसी के अंतर्गत जो पहला अधिनियम आया था वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया था। और 1861 के अधिनियम के तहत ही 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। वो कौन कौन से थे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और ये तीनों ही प्रेसिडेंसी थी। जैसे हम नक्शे पे ड्रॉ करें इसको, ये देखें हम, यहां पर तो है बंगाल प्रेसिडेंसी थी, यहां पर कोलकाता था, ठीक है ना। यहां पर थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और जो प्रांत था ब्रिटिश प्रांत था, बॉम्बे प्रांत था। यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई। और इस जगह लगभग मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो उस जो प्रेसिडेंसी के लिए किसकी स्थापना हुई? मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले जो उच्च न्यायालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो वो था भारत परिषद अधिनियम। और उच्च न्यायालयों की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में हुई थी? तो वो थी 1862। और किस किस जगह हुई थी? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अब हम देखते हैं 1862 के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1866 में। सन 1866 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और 1947 में सभी प्रांतों में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये जो प्रांत जो शब्द है 1947 से पहले इसको बोलते थे ब्रिटिश प्रांत। जो ब्रिटिश प्रांत थे वो कितने थे? 11 प्रांत थे और उनमें
हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1947 से पहले। तो अब हम देखते हैं जो ब्रिटिश प्रांत से, जैसे कि 1947 से पहले हमारे यहाँ राज्य नहीं होते थे, परधीन था हमारा देश, किनके, अंग्रेजों के अधीन था। तो वहां पर ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था, ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था। तो उनकी ही न्यायिक व्यवस्था थी ब्रिटिश सरकार की, वही न्याय व्यवस्था को भारत के संविधान में अपनाया गया था। जैसे कि सबसे पहले कहां पर स्थापना हुई थी, 1862 में हुई थी, जो 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1866 में हुई थी। फिर 1947 तक आते आते ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 11 प्रांत थे, और उनमें स्थापना किनकी होगी, हाई कोर्ट की होगी। अब हम अनुच्छेद की बात करते हैं कि संविधान में अनुच्छेद किस किस तरीके से दे रखे हैं, किस भाग में दे रखे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक सेकंड, हाई कोर्ट, एक सेकंड। अब हम इस समय अनुच्छेद 214 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अब अनुच्छेद के बारे में चर्चा करें, भारतीय संविधान के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक, 214 से 231 तक किसके बारे में दिया गया है, हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। और ये भाग कौन सा भाग है, ये भाग 6 है। तो बच्चों कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाई कोर्ट संविधान के किस भाग में स्थित है, तो वो भाग कौन सा है, भाग 6 है। और किस अनुच्छेद में स्थित, अनुच्छेद का क्रम क्या है, 214 से 231 तक अनुच्छेद है, हाई कोर्ट के अनुच्छेद है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा क्या। तो 1956 से पहले जो संवैधानिक संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये वाला, एक सेकेंड आगे वाली स्लाइड में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये संवैधानिक संशोधन था, 7वां संवैधानिक संशोधन था, जिसमें ये कहा गया था कि एक से अधिक राज्य के लिए या फिर किसी भी संघ शासित क्षेत्र को भी इसमें मिलाया जा सकता है, तो उसके लिए एक हाई कोर्ट के अंदर आ सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे इसका अभी, कि वर्तमान में हिंदुस्तान में या भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, और लेकिन स्टेट्स तो इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब कई हाई कोर्ट हैं जो कि एक राज्य से ज्यादा, यानी 2 राज्य या 3 राज्य को भी समेटे हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 7वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि एक से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट हो सकते हैं, या फिर उसमें संघ शासित क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है। अब संसद क्या कर सकती है, इसमें हाई कोर्ट के जो अधिकारता क्षेत्र है, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट किस जगह स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है ना। राजस्थान हाई कोर्ट अगर जोधपुर के अंदर स्थित है, इसकी अधिकारता राजस्थान की सीमा के अंदर है, कि राजस्थान के अंदर जो भी केस होंगे, जो भी केस पेंडिंग होंगे, या सीधी इसकी जो प्रारंभिक अधिकारता के थ्रू इसके पास जाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं, अगर संसद चाहे तो राजस्थान हाईकोर्ट की अधिकारता क्षेत्र को भी बढ़ा सकती है। कौन बढ़ा सकती है, संसद बढ़ा सकती है मात्र, केवल, और कोई नहीं। विधानमंडल या राजस्थान का विधानमंडल या विधानसभा नहीं बढ़ा सकती। संसद किसी भी हाईकोर्ट की अधिकारता क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, यानी अधिकारता क्षेत्र को बढ़ा देगी या फिर कम भी कर सकती है। अब हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। सन 2013 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई संसद के द्वारा। संसद में बिल लाया गया, उसको पारित कराया गया, अधिनियम लाया गया और 3 हाई कोर्ट की स्थापना कर दी। पहला हाई कोर्ट था मणिपुर में, दूसरा त्रिपुरा में और मेघालय में। अब हम इसको एक मैप के माध्यम से देखते हैं कि ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो इस जगह हमारा त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया यहां पर, और मणिपुर हो गया। तो ये इन तीनों के लिए 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई। मेघालय के लिए एक अलग हाईकोर्ट की स्थापना कर दी गई।
त्रिपुरा के लिए एक अलग हाईकोर्ट की स्थापना कर दी और मणिपुर के लिए भी एक अलग हाईकोर्ट की स्थापना कर दी। अब एक फैक्ट ये कभी कभार पूछा जाता है, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है? तो दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना सिंगल हाई कोर्ट है। अगली स्लाइड पर चलते हैं हम। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, असम के अंदर स्थित है, उस हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं? अभी हमने 7वें संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में चर्चा की थी, जो कि 1956 में पारित हुआ था। उसमें क्या बोला गया था कि एक हाई कोर्ट के अंतर्गत, उसकी अधिकारता के अंतर्गत एक से अधिक राज्य भी आ सकते हैं, यानी एक से अधिक राज्य आ सकते हैं, एक से अधिक राज्य आ सकते हैं, या फिर प्लस केंद्र शासित प्रदेश भी आ सकता है। तो उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सामने, हमारी आंखों के सामने है। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत 4 राज्य आ रहे हैं। तो ये इसकी पुष्टि कर रहा है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जो हुआ था 1956 में लागू हुआ था, संसद के द्वारा अधिनियम बनाया गया था। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, उनको एक बार उनकी लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कि ये देखते हैं, ये सिक्किम आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट लगभग ऐसा ही है, जिसमें असम को हम इस जगह रखते हैं, ठीक है ना। मिजोरम इस जगह आ गया और अरुणाचल प्रदेश इस जगह आ गया और साथ में नागालैंड इस जगह आ गया। तो गुवाहाटी इस जगह स्थित मान लेते हैं। तो गुवाहाटी में एक तो पूरा इसकी जो अधिकारता है वो किसकी है? असम की अधिकारता होगी, और साथ में नागालैंड की अधिकारता भी इसके अंतर्गत है, और साथ में मिजोरम की अधिकारता भी, जो मिजोरम का जो क्षेत्र है वो भी इसके अंदर आ रहा है, गुवाहाटी के अंदर, और असम का आ रहा है। इस तरीके से 4 राज्य आ रहे हैं। और 2013 के अंदर हमने देखा था कि मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए अलग अलग हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। तो मणिपुर किस जगह है? मणिपुर मैंने बता दिया, मणिपुर इस जगह है। और मिजोरम किस जगह है? मिजोरम त्रिपुरा के जस्ट बगल में है, और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मणिपुर मिजोरम हो गया, मिजोरम इस जगह आ गया, और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इस जगह 2013। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हाई कोर्ट की स्थापना हो रही है, और गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, अब आपको आसानी से याद हो सकते हैं। अगली स्लाइड के अंदर हम चलते हैं कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके हिसाब से बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई थी? यह भारत परिषद अधिनियम था जो 1861 में पारित हुआ था, जो 1857 की क्रांति के बाद ताज का शासन आया था, क्राउन का शासन आया था। उसके अंतर्गत जो पहला पारित अधिनियम था वो कौन सा अधिनियम था? भारत परिषद अधिनियम, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। उसके तहत ही बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कहां पर हुई थी? 1862 के अंदर हुई थी। अब हम देखते हैं 1947 के बाद या 1956 के बाद, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो राज्य इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में शामिल किए गए बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, ये महाराष्ट्र राज्य भी बना, नाम हुई रहा बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसमें एक तो महाराष्ट्र राज्य आ गया, महाराष्ट्र के नीचे गोवा आ गया, दादर और नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी इसके अंदर शामिल कर लिए गए, और साथ में दमन और दीव को। तो अर्थात 2 तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ये कैसे हैं? यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं ये, जिनको, जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर केंद्र का सीधे प्रत्यक्ष तौर पर शासन रहता है। और 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कौन सा है? गोवा राज्य। इस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर 2 तो स्टेट आती हैं, यानी 2 राज्य आते हैं, और 2 यूटीज, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, जो कि महाराष्ट्र से ही लगी हुई हैं।
एक गुजरात से लगी हुई है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आती है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। अब देखते हैं हम पंजाब हाई कोर्ट। पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट की जो लोकेशन है, जो स्थित है, वो किस जगह स्थित है? वो चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। चंडीगढ़ पंजाब तथा हरियाणा दोनों की राजधानी है, ये कैपिटल है, ये राजधानी है पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़। तो इस हिसाब से चंडीगढ़, और इसकी स्थापना 1860 के लगभग हुई थी। 1866 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना था। उसके बाद दोनों में विवाद हुआ था कि हाई कोर्ट पंजाब में रहेगा या हरियाणा में रहेगा। तो पंजाब और हरियाणा का सम्मिलित हाई कोर्ट का स्थापना हुई। वो कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। अब हम देखते हैं मद्रास हाई कोर्ट को। स्वतंत्रता से पहले जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसमें 1862 के अंदर मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा कर ली थी। अब इस मद्रास हाईकोर्ट की अधिकारता क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? एक तो तमिलनाडु आता है, ठीक है ना। तमिलनाडु के अलावा और कौन सा आता है? ये पांडिचेरी या पदुचेरी क्या है? यूटीज है, जो कि इसकी सीमा पर ही स्थित है। तमिलनाडु की सीमा के ऊपर स्थित है कौन? एक यूटीज है। पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी इसकी अधिकारता क्षेत्र में आता है। अब हम देखते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट। अब इसकी भी स्थापना आपको पता ही है, कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में, जिसमें पहले चर्चा कर चुके हैं। इसकी अधिकारता किस किस जगह पर है? इसकी अधिकारता एक तो पश्चिम बंगाल में इसकी अधिकारता है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कलकत्ता है। और इसके अंदर एक यूटीस आती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है, जो यूटीस है, यूनियन टेरिटरी, इसके अंतर्गत आती है। अब हमने जो 25 हाई कोर्ट थे उनके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर कौन सा राज्य, कौन सी यूटीस आती है? मद्रास हाई कोर्ट के अंदर कौन सा राज्य और कौन सी यूटीस आती है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंजाब हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कौन से 2 राज्य आते हैं और कौन से 2 यूटीस आते हैं? और साथ में गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में, जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। इस तरीके से हाई कोर्ट और 7वां जो संविधान संशोधन के तहत हाई कोर्ट की अधिकारता क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता था, उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम देखते हैं केरल हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। केरल की जो लोकेशन है वो इस जगह है, जो कि पश्चिमी घाट के इस जगह स्थित है केरल। और लक्षद्वीप कहाँ है? इस जगह है। तो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत लक्षद्वीप आता है। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर केंद्र का सीधा शासन है। तो इस वजह से इसके पास ही इसकी अधिकारता को यहाँ तक। अब हमारा बच गया सिक्किम हाई कोर्ट, और सिक्किम राज्य के लिए एकमात्र हाई कोर्ट है, वो है सिक्किम हाई कोर्ट है। अब हम चलते हैं हाई कोर्ट के बारे में। संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स के थ्रू इनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है, इनकी अधिकारता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने देखा था हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 214 से 231 तक हाई कोर्ट के आर्टिकल्स का वर्णन दे रखा है संविधान में। 214 आर्टिकल क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, और उसमें संवैधानिक संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से परिवर्तन किया गया। अब देखते हैं जो हाई कोर्ट है, जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, किसके परामर्श पर होती है, और ये इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। मुख्य न्यायाधीश हो हाई कोर्ट का या फिर अन्य न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति खुद ही नियुक्ति नहीं करता है, किसी के परामर्श पर, केंद्र के परामर्श पर, या फिर कोई कमेटी गठित होती है, उसके आधार पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अब इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें
CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश व सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम सीनियर न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट की नियुक्ति की जाती है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट की लोकेशन हमने बताया जोधपुर के अंदर है और यहाँ पर करीब टोटल 50 जज, जो मैक्सिमम जज है 50 है। अब इन 50 जजों की नियुक्ति करवानी है। नियुक्ति किस तरीके से होगी? केंद्र के आदेश पे होगी। नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा के साथ साथ उसकी जो कमेटी होगी वो किसके द्वारा होगी? जिसमें एक तो CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, प्लस 2 सीनियर जज होंगे। सीनियर जज कहाँ के होंगे? सुप्रीम कोर्ट के होंगे। सीनियर जज कहाँ के होंगे? सुप्रीम कोर्ट के होंगे। और साथ में किसका परामर्श लिया जाएगा? राज्यपाल। जैसे राजस्थान के लिए नियुक्ति कर रहे हैं तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी का परामर्श लिया जाएगा। और साथ में हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाएगा। तो बच्चों आई बात समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेटी के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि उस कमेटी में कौन कौन होते हैं जो राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं कि किसी भी राज्य के हाई कोर्ट की नियुक्ति किस कमेटी, उस कमेटी के अंदर कौन कौन से व्यक्ति विशेष होते हैं। तो जिसमें कौन कौन होते हैं? एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और 2 सीनियर जज होते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। साथ में उस संबंधित राज्यपाल, उस राज्य से संबंधित राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। और साथ में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। तब जाकर एक व्यक्ति विशेष, जो भी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम देखते हैं इसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत की संसद के द्वारा पारित एक एक्ट था जिसमें क्या व्यवस्था की गई थी? जिसमें ये व्यवस्था की गई थी कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार का दखल था। और जैसा भी सिस्टम था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही नहीं मानते हुए, जो भी व्यवस्था है उसके खिलाफ मानते हुए इसको रद्द कर दिया था। तो इसका भी न्यायिक नियुक्ति आयोग कौन सा संवैधानिक संशोधन है वो भी याद रखना है आपको। इस वजह से अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। राजस्थान के हाई कोर्ट हो, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई कोर्ट का जज है तो राष्ट्रपति ही या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या फिर मुख्य न्यायाधीश होगा, उनको शपथ दिलवाते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल जो इस गवर्नर होगा उस राज्य का, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट है। राजस्थान हाई कोर्ट यदि इसमें किसी जज की नियुक्ति हुई, नियुक्ति वाली कमेटी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि उस कमेटी में कौन कौन व्यक्ति होते थे, कौन कौन से न्यायाधीश होते थे और कौन कौन से पद वाले व्यक्ति होते थे। अब हम नियुक्ति होने के बाद किसी भी हाई कोर्ट के जज हो, न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो, तो उसको शपथ दिलवाई जाएगी, उसको पद की शपथ दिलवाई जाएगी। और पद की शपथ दिलवाने के लिए शपथ कौन दिलवाया? उस राज्य का राज्यपाल ही दिला सकता है इसको शपथ के बाद, और कोई नहीं दिला सकता। ये एक संवैधानिक प्रावधान है। अब हम देखते हैं, पहले हमने नियुक्ति के बारे में चर्चा करी, उसके बाद हमने शपथ के बारे में चर्चा करी। अब हम योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट के जज होने के लिए कौन सी योग्यता की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले
हाई कोर्ट में ही 10 वर्ष की वकालत की जा सके। अर्थात यदि वो एडवोकेट है और वो जज बनना चाहता है तो किसी भी हाई कोर्ट में उसे 10 वर्ष तक एडवोकेसी करनी पड़ेगी, वकालत करनी पड़ेगी, तभी वो योग्य होगा हाई कोर्ट के जज या फिर न्यायाधीश बनने के। दूसरी शर्त क्या है इसमें, दूसरी योग्यता क्या है कि वह 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। अधीनस्थ न्यायालय जो कि जिला न्यायालय बोल सकते हो, जिला न्यायालय तो नहीं बोलेंगे अधीनस्थ न्यायालय को, इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है सब ऑर्डिनेट न्यायालय या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं इसको। सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कौन कौन से कोर्ट आते हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट जज आता है, जिला न्यायालय आता है और एक सेशन कोर्ट होता है इसमें, सेशन कोर्ट किसके बारे में सुनवाई करता है, फौजदारी, जो कि हत्या मारपीट से रिलेटेड यानी फौजदारी जो मामले होते हैं उनको सेशन कोर्ट देखता है। और डीजे क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट जज क्या कहता है, रेवेन्यू यानी राजस्व से संबंधित मामलों को देखता है। तो इस तरीके से अधीनस्थ न्यायालय जिसमें डीजे भी आता और सेशन कोर्ट भी आता, उसके अंदर कितने साल तक न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, तभी वह योग्य होगा। अर्थात योग्यता के अंदर हाई कोर्ट के जज के लिए योग्यता जो है वो हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक वकालत किया हो या फिर एडवोकेसी किया हो या फिर 10 साल तक अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर क्या हो, न्यायाधीश रहा हो, इतना अनुभव होना चाहिए, तभी वो हाई कोर्ट के लिए नियुक्ति पा सकता है जज को। प्रख्यात विधिवेत्ता की शर्त यहाँ नहीं है। यहाँ पर एक चीज मेंशन की गई है कि वह विधिवेत्ता ना हो, तो ये इसमें शर्त नहीं डाली गई है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमने सबसे पहले नियुक्ति की बात की, फिर उसकी शपथ जो भी दिलाता है उसको हाई कोर्ट के जज को, फिर उसके क्या कहते हैं उसकी योग्यता क्या क्या थी, और अब हम देख रहे हैं उसका कार्यकाल कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कार्यकाल होता है 62 वर्ष। अधिकतम मैक्सिमम जो हाई कोर्ट का जज रह सकता है अपने पद पर वो कितना रह सकता है, 62 साल रह सकता है। अब देखते हैं हटाने की प्रक्रिया क्या है। हटाने की प्रक्रिया के स्वयं इस्तीफा दे दे और क्या कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया पर विशेष चर्चा करेंगे। हटाने की प्रक्रिया यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इसको हटा सकते हैं हाई कोर्ट के जज को। और हटाने की प्रक्रिया के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग प्रक्रिया का जो आधार होता है वो कौन कौन सा होता है, एक तो सिद्ध कदाचार होता है। सिद्ध कदाचार अर्थात उसने अपने पद की गरिमा पर ना रहते हुए कुछ ऐसा कृत्य कर दिया, कुछ कुकर्म कर दिया या फिर गलत कार्य किया है, तो वो सिद्ध कदाचार हो गया। और साथ में अक्षमता, अक्षमता अर्थात वो अपने पद पर बने रहने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये दो आधार होते हैं कि हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए। कौन कौन से आधार होंगे, सिद्ध कदाचार, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स के अंदर और आगे भी पूछा जा सकता है। कौन कौन से होते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया में सिद्ध कदाचार और अक्षमता, इन दोनों के आधार पर हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसकी ये प्रारंभ किस जगह से होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के किसी भी जज पर सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता का आरोप लगाया गया, और ये आरोप कौन लगाएगा, ये आरोप लगाएंगे संसद के सदस्य। संसद के सदस्य ये आरोप लगाएंगे। संसद के सदस्यों में कौन कौन आ गया, लोकसभा आ गई और एक राज्यसभा आ गई। लोकसभा के 100 सदस्य, लोकसभा के 100 सदस्य या
राज्यसभा के 50 सदस्य, मेरी बात ध्यान से सुनना, लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य एक संकल्प के द्वारा एक प्रस्ताव लेके आते हैं और वो लोकसभा में अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को, जो लोकसभा के सदस्य होंगे कम से कम 100 सदस्य एक प्रस्ताव लेके आए और ये प्रस्ताव किसको दिया? लोकसभा अध्यक्ष को दिया। लोकसभा अध्यक्ष को दिया प्रस्ताव कि ये जो जज है इस पर हमने आरोप लगाया है, उस पर प्रस्ताव पारित किया। और राज्यसभा में किसको देंगे? सभापति को देंगे, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सभापति या फिर उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उसको सभापति बोलते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष को ये प्रस्ताव दे दिया, फिर उसके बाद क्या होगा? अध्यक्ष या तो इसको एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है, या तो स्वीकार करता है या फिर अस्वीकृत करता है। एक्सेप्ट कर दिया तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, यदि रिजेक्ट कर दिया तो प्रोसेस वहीं की वहीं रुक जाएगा। अब हम इसको पहले एक बार इरेज कर लेते हैं जिससे अच्छे तरीके से हमें समझ में आए। अब एक्सेप्ट कर लिया, अब हमने देखा था एक्सेप्ट किया प्रस्ताव, किसने प्रस्ताव एक्सेप्ट किया? या तो लोकसभा अध्यक्ष, या फिर सभापति जो राज्यसभा का है। इतना प्रोसेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति एक तीन जो सदस्यीय कमेटी का गठन करता है, 3 सदस्यीय समिति, 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा। और ये 3 सदस्यीय समिति किसकी चर्चा करेगी? इस समिति में कौन कौन होंगे? एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, पहला होगा सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उनके सामान्य जज होंगे। दूसरा क्या होगा? जो हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जिस हाई कोर्ट के जज पर आरोप लगाया गया है वहां के कौन होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे। कहां के मुख्य न्यायाधीश होंगे? हाई कोर्ट के। और तीसरा है प्लस, ये 2 तो हो गए हमारे, और तीसरा क्या होगा? एक प्रख्यात विधिवेत्ता या फिर न्यायविद होगा, प्रख्यात न्यायविद होगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब ये हमारी जो क्या कहते हैं, जो प्रक्रिया है कहां तक पहुंच गई है? एक्सेप्ट कर लिया लोकसभा अध्यक्ष या सभापति ने, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया, और जिसमें पहले थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर अन्य न्यायाधीश होंगे, एक सदस्य हो गया। दूसरे सदस्य होंगे जिस व्यक्ति विशेष पर या फिर हाईकोर्ट के जज पर आरोप लगाया गया है वहां के मुख्य न्यायाधीश इस कमेटी के मेंबर होते हैं, ये फिक्स है। और तीसरा हो गया, इसमें जो प्रख्यात न्यायविद होगा वो होगा। फिर आगे की प्रक्रिया देते हैं। अब ये 3 सदस्यीय कमेटी गठित होगी, इसको इरेज कर लेते हैं। अब ये 3 सदस्यीय समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट किसको पेश करेगी? रिपोर्ट पेश करेगी लोकसभा अध्यक्ष को पेश करेगी या फिर सभापति को रिपोर्ट पेश करेगी। अब इन्होंने रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के अंदर वो जो जज है, संबंधित हाईकोर्ट का जज है, वो पाया जाता है दोषी। अब वो जज क्या है? दोषी पाया गया। और दोषी पाया गया तो फिर इस मुद्दे पर, उस प्रस्ताव के अंदर क्या होगा? वोटिंग होगी। किसके अंदर वोटिंग होगी? संसद के अंदर वोटिंग होगी, यानी विशेष बहुमत के द्वारा
उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। विशेष बहुमत क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हल्का फुल्का देख लेते हैं। विशेष बहुमत क्या होता है, या तो जो सदस्य, जो भी लोकसभा या राज्यसभा है उसकी सदस्य संख्या का बहुमत हो, या फिर इसके अलावा वहां पर उपस्थित या मत देने वालों का 2/3 बहुमत होता है, तो उसको क्या कहते हैं, विशेष बहुमत है। अब राज्यसभा तथा लोकसभा ने दोनों ने पारित कर दिया विशेष बहुमत से कि यह जो जज है सिद्ध कदाचार या अक्षमता का दोषी पाया गया है, तो फिर वो उस प्रस्ताव को पारित करते हैं। और प्रस्ताव पारित होने के बाद बिल जो पारित होता है, विधेयक पारित होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, वो जाता है प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, तो फिर उस जज को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उसी समय से जज अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रक्रिया के तहत, महाभियोग की जो प्रक्रिया है पूरी समझ में आ गई होगी कि किस किस तरीके से 3 सदस्यीय समिति का गठन होता है, कौन करता है और कौन प्रस्ताव लेके आता है, ये पूरी डिटेल से है। और इस पर आरएस मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। अब हम देखते हैं हाई कोर्ट की अधिकारिता क्या होती है। हाई कोर्ट की अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता क्या होती है, इनकी अपीली अधिकारिता के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। आरंभिक अधिकारिता क्या होती है, आरंभिक अधिकारिता का मतलब हो गया, आरंभिक अधिकारिता होगी जो भी वाद या फिर केस, जो भी वाद या फिर केस हाई कोर्ट में आएंगे तो वो सीधे आ सकते हैं। अब किस किस तरीके के जो केस है वो सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उनमें किस किस से रिलेटेड है, तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। एक तो विवाह से संबंधित कोई केस है, तलाक से संबंधित कोई केस है, वसीयत या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केस है, कंपनी मामले हो, कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो उसका भी कोई मामला हो सकता है, या फिर न्यायालय की अवमानना किया हो। किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी कंपनी ने न्यायालय यानी हाई कोर्ट की अवमानना की है तो वो सीधा केस कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। तो अधिकारिता का मतलब, आरंभिक अधिकारिता का मतलब क्या हो गया, ये जो मामले हैं सीधे हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, ये हो गया आरंभिक अधिकारिता हुई है। और ये देख लिया हमने न्यायालय की अवमानना वाला मामला। और दूसरा देखते हैं हम, पहला ये हो गया हमारा, दूसरा देखते हैं सांसदों तथा विधायकों के चुनाव संबंधी विवाद है। यदि कोई राज्य है, जैसे राजस्थान राज्य की बात करते हैं, राजस्थान राज्य है, राजस्थान का हाई कोर्ट है, कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है और इसकी ब्रांच कहाँ है, जयपुर के अंदर है। तो राजस्थान हाई कोर्ट की अधिकारिता कहाँ कहाँ पर है, राजस्थान हाई कोर्ट की अधिकारिता कहाँ है, राजस्थान की जो सीमा है उसके अंदर है। यहाँ पर कोई भी केस होगा राजस्थान के अंदर होगा, उसके अंदर राजस्थान हाई कोर्ट की अधिकारिता होगी। और आरंभिक अधिकारिता क्या होगी, आरंभिक अधिकारिता होगी जितने भी केस हैं, एक सेकंड यार, आरंभिक अधिकारिता क्या होगी, जितने भी केस है ना, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जितने भी मुद्दे लिखे हुए हैं ना, ये इनसे रिलेटेड सीधे आप न्यायालय हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हो, ये होगी आरंभिक अधिकारिता। ये नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में पहले केस गया फिर उसके बाद उसके निर्णय के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में रिट लगा रहे हो या फिर केस कर रहे हो, वाद कर रहे हो, वो नहीं है। इसमें आप सीधे हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, ये है आरंभिक अधिकारिता। तो हमने दूसरा मुद्दा क्या देखा था, सांसद, जो राजस्थान के सांसद होंगे, सांसदों से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, कोई विवाद हो, ठीक है ना, चुनाव संबंधी विवाद हो, वैसे विवाद नहीं, चुनाव संबंधी विवाद हो, इलेक्शन से रिलेटेड हो, क्या कहीं भी क्या कहते हैं इलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आई है, सांसद इलेक्शन में, एमपी में, लोकसभा के आम चुनावों में, या फिर एमएलए के आम चुनावों में, या फिर उपचुनावों में प्रॉब्लम आई है चुनाव संबंधी, तो व्यक्ति विशेष या फिर पार्टी सीधे हाई कोर्ट में आरंभिक अधिकारिता के तहत वाद को केस कर सकती है। तीसरा क्या है, राजस्व या राजस्व संग्रहण संबंधी विवाद।
रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी विवाद हो तो आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपेक्षा या फिर डिस्ट्रिक्ट जज या फिर डीजे की अपेक्षा सीधे आप राजस्व संग्रहण में कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिला न्यायालय में जाते हैं। किसके लिए जाते हैं हम जिला न्यायालय में? किसके लिए जाते हैं? रेवेन्यू से रिलेटेड, राजस्व से रिलेटेड जो केसेस होते हैं जिला स्तर पर जो होते हैं वो किस में आते हैं? डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत आते हैं। और इसी में हम यहां से भी एक तो ये हो गया कि हाई कोर्ट है, रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा हूं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डीजे है, और फिर है मुंसिफ कोर्ट है। मुंसिफ कोर्ट है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, जुडिशियल सिस्टम। मुंसिफ कोर्ट है। आप या तो मुंसिफ कोर्ट में सीधे ही क्या कर सकते हो, राजस्व से रिलेटेड, लेकिन कुछ पैसे की लिमिट के हिसाब से, मतलब राशि निर्धारित कर रखी है कि इतनी राशि होगी तो आप मुंसिफ कोर्ट में राजस्व से रिलेटेड केस को दर्ज करा सकते हो, लड़ सकते हो। फिर उसके बाद उसके ऊपर स्तर पर राजस्व से रिलेटेड केसेस में क्या है? डीजे, जिला न्यायालय। और फिर डीजे के अलावा क्या है? हाई कोर्ट है। इनके लिए अलग अलग राशि निर्धारित कर रखी है कि इतने रुपए तक का कोर्स मुंसिफ कोर्ट में जाएगा, उससे ऊपर वाले में जिला न्यायालय में जाएगा, और उससे ऊपर वाले में सीधे हाई कोर्ट में जाएगा। या फिर आप आरंभिक अधिकारिता के तहत हाई कोर्ट में भी सीधे राजस्व से संग्रहण संबंधी विवाद को ले जा सकते हैं। अब हमने आरंभिक अधिकारिता की बात कर ली, और देखते हैं आरंभिक अधिकारिता से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में। अब मूल अधिकारों के हनन से संबंधित मामले, अभी हमने देखा मूल अधिकार आर्टिकल कितने हैं इनके? आर्टिकल 12 से 35 मूल अधिकार का वर्णन दे रखा है। संवैधानिक अधिकार हैं जो व्यक्ति विशेष या फिर व्यक्तियों से संबंधित अधिकार होते हैं। कौन कौन से मूल अधिकार है अगले चैप्टर में या फिर उसके बाद के चैप्टर में इसमें चर्चा करेंगे। मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, किसी तरीके से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड हम सीधे हाई कोर्ट में क्या दायर कर सकते हैं? रिट दायर कर सकते हैं। और अनुच्छेद कौन सा है इसमें? अनुच्छेद है इसमें 226। अनुच्छेद के तहत यदि हमारे मूल अधिकारों, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 226 के तहत हम सीधे हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। अब रिट के बारे में चर्चा हम अगली स्लाइड में या फिर नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, जो कि 5 प्रकार की रिट होती हैं। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई, हैबियस कॉर्पस हो गई, परमादेश हो गई। परमादेश के अलावा परमादेश हो गया, उत्प्रेषण रिट होगी। इस तरीके की जो रिट हैं, जो किसके यहाँ सीधे दायर की जा सकती हैं? सीधे हाई कोर्ट में ही दायर की जा सकती हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती हैं। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जो अनुच्छेद है, जो कि मूल अधिकार के उल्लंघन या फिर हनन से रिलेटेड है, जिसमें हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं यदि किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी का भी मूल अधिकारों का हनन हुआ है। तो अनुच्छेद, ये संवैधानिक अधिकार है कि हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के अंतर्गत आर्टिकल कौन सा है? 226 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भेजे गए मामले जिनमें संविधान की व्याख्या हो। संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या से मतलब हो गया संविधान से रिलेटेड मैटर हो गया। अधीनस्थ न्यायालय के पास कोई वाद आया और वो रिलेट हो गया, संविधान से रिलेट हो गया, या फिर उसमें व्याख्या करने की आवश्यकता है, तो अधीनस्थ न्यायालय उस केस को कहाँ भेज देगा? अपने संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में भेजेगा। वही उस केस पर सुनवाई कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालय उस पर सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या केवल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो एकीकृत न्याय प्रणाली है भारत की, उसमें केवल सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या का अधिकार है। और दूसरा अधिकार किस कोर्ट को है? हाई कोर्ट को ही है।
अधीनस्थ न्यायालय को संविधान की व्याख्या का कोई भी अधिकार नहीं है। यदि उनके पास केस आता है तो वो उस केस को रेफर कहाँ करेंगे? अपने संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में करेंगे। अब हम देखते हैं कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास व दिल्ली हाई कोर्ट के पास एक सीमा से अधिक संपत्ति के दीवानी मामले सुनने की अधिकारिता है। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में हमने चर्चा कर ली, 1862 में इसकी स्थापना, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना भी हुई थी, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना भी हुई थी, और दिल्ली हाई कोर्ट, जो कि दिल्ली एक राज्य है, इसका खुद का, जो कि यूटीस होने के बावजूद, यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। और भी यूनियन टेरिटरी है लेकिन वो किसी न किसी राज्य के हाई कोर्ट के नीचे आते हैं। तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट के पास एक सीमा है, उससे अधिक संपत्ति के दीवाने मतलब राजस्व से रिलेटेड मामले सुनने की अधिकारिता है। और ये इनकी कौन सी अधिकारिता है? प्रारंभिक अधिकारिता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट हो या बॉम्बे हाई कोर्ट हो, कितनी भी संपत्ति हो, उससे अधिक सीमा हो, उसके दीवानी मामले सुनने की इनके पास प्रारंभिक अधिकारिता है। अब हम देखते हैं 1973 से पहले कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास हाईकोर्ट के पास आपराधिक मामलों में भी आरंभिक अधिकारिता होती थी। अब हम एक बार एक स्ट्रक्चर देखते हैं, अधिकारिता हुई क्या, कौन कौन से मामले हुए इसमें। एक तो देखो दीवानी मामले होते थे जो चलते थे, दीवानी मामले होते थे, और एक होते थे फौजदारी मामले होते थे। तो दीवानी मामलों में क्या है? राजस्व या फिर पैसे से रिलेटेड या रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी केसेस आते थे वो दीवानी मामले में आते थे। यहाँ पर हत्या होगी, चोरी होगी, डकैती होगी, मतलब जो कि मारपीट से रिलेटेड जितने भी केसेस आते थे, अपहरण वगैरह, वो सारे के सारे किस में आते थे? फौजदारी मामले में आते थे। और पैसे से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड इसमें आते थे। तो 1973 से पहले कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाईकोर्ट के पास आपराधिक मामलों में भी आरंभिक अधिकारिता थी, यानी फौजदारी मामलों में आरंभिक अधिकारिता थी। लेकिन इस समय कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास तथा दिल्ली हाईकोर्ट के पास भी एक सीमा से अधिक संपत्ति रखने पर भी आरंभिक अधिकारिता है, लेकिन फौजदारी मामलों में अधिकारिता अब नहीं है। फौजदारी मामलों में अधिकारिता इस टाइम पर नहीं है इनके पास। अगली स्लाइड में चलते हैं। पहली बार हमने चर्चा करी आरंभिक अधिकारिता के बारे में चर्चा की। अब हम अपीली अधिकारिता के बारे में चर्चा करेंगे। अपील का मतलब हो गया किसी भी कोर्ट में आप केस दायर करते हो, उसके बाद दूसरे कोर्ट में जाते हो, एक जज के बाद एक एकल पीठ के बाद खंडपीठ में अपील करते हो, तो इस तरीके से लेंगे। सबसे पहले हम अपीली मामलों में या अपीली अधिकारिता, हाईकोर्ट की अपीली अधिकारिता में दीवानी मामलों के बारे में चर्चा करेंगे। दीवानी मामलों के बारे में मैंने बता ही दिया था कि ये किससे रिलेटेड है? रेवेन्यू से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड मामले हैं, उसमें देखेंगे। हाईकोर्ट की अधिकारिता चल रही है, ये हमारा टॉपिक है। दीवानी मामले में इसमें प्रथम अपील व द्वितीय अपील दोनों की अधिकारिता है। कहने का मतलब हो गया हाई कोर्ट में आप सीधे भी जा सकते हो, एक निश्चित राशि से ऊपर, रेवेन्यू से या दीवानी मामले से ऊपर आपका केस है तो आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हो, या फिर डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज या फिर जिला न्यायालय के पास आपने केस किया, दीवानी मामले से रिलेटेड केस कर रखा है, उसमें फिर पहले आप किसके पास गए? द्वितीय अपील में। प्रथम अपील क्या हुई? प्रथम अपील आपने कहां पर की? प्रथम अपील की आपने रेवेन्यू से रिलेटेड किस कोर्ट में की? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की। जिला न्यायालय डीजे के यहां करी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर करी। ये हो गई आपकी प्रथम अपील होगी। अब प्रथम अपील में आपके फेवर में, पक्ष में डिसीजन नहीं आया। अब डिसीजन नहीं आया पक्ष में तो हम किस हाई कोर्ट में जाएंगे? किस कोर्ट में जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम किस में जाएंगे? हाई कोर्ट में। और हम दूसरे कोर्ट में गए, इससे ऊपर वाले कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए, तो यहां पर जो हमने अपील की तो वो अपील कौन सी होगी? द्वितीय अपील होगी हमारी। ये होगी हमारी द्वितीय अपील। इस तरीके से देख सकते हैं हम दीवानी मामलों में, जिसमें तथ्यों का, सबूतों तथा गवाहों का सत्यापन विधि दोनों का प्रश्न हो,
द्वितीय अपील में जिसमें केवल कौन सा कानून हो, कितनी सजा का प्रश्न हो। अब हाई कोर्ट में एक तो इस तरीके से प्रथम अपील और द्वितीय अपील होगी, और उसके अलावा प्रथम अपील में क्या क्या आएगा, तथ्यों का सबूतों तथा गवाहों का सत्यापन तथा विधि का प्रश्न। विधि का प्रश्न मतलब संविधान से रिलेटेड या फिर जो लॉ लगाया जा रहा है, जो भी 1861 का लॉ हो या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी लॉ हो, विधि का जो प्रश्न होगा वो प्रथम अपील के अंतर्गत आएगा, और जो भी सबूत पेश किया, जो भी गवाह पेश किए, वो भी प्रथम अपील के अंतर्गत आएंगे। और इसके अलावा हाई कोर्ट में द्वितीय अपील में क्या आएगा, जिसमें केवल कौन सा कानून, कितनी सजा का प्रश्न है, यानी कितनी सजा देनी है, 7 साल की सजा देनी है, 7 साल की सजा देनी है, या फिर 10 साल की सजा देनी है। जो सजा किसमें निहित है, सेकंड अपील में, हाई कोर्ट में। दो तरीके से हमने अपील देखी कि प्रथम अपील हमने क्या की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की, फिर वो सेकंड अपील का की हाई कोर्ट में की। लेकिन हाई कोर्ट के अंतर्गत जाएंगे, प्रथम अपील में किस किस में आएंगे, सबूत आएंगे, गवाह आएंगे, गवाहों का सत्यापन आएगा, और विधि का प्रश्न आएगा, किस विधि के अंतर्गत ये आपने डिसीजन दिया है। और द्वितीय अपील में क्या आएगी, कितनी सजा इस व्यक्ति को जिसने फ्रॉड किया है रेवेन्यू वाले मामले में, कितनी सजा। तो ये होगी हमारी अपीली अधिकारिता। किससे रिलेटेड अपीली अधिकारिता होगी, दीवानी मामलों से रिलेटेड अपीली अधिकारिता होगी। अब हम देखते हैं फौजदारी मामलों से रिलेटेड या फिर आपराधिक मामलों से रिलेटेड अपील हाई कोर्ट में किस तरीके से की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक सजा मिली है, किसके द्वारा मिलेगी, सेशन कोर्ट के द्वारा मिलेगी। सेशन कोर्ट के द्वारा 7 साल की सजा मिल गई आपको। किसी भी व्यक्ति को हमने आपराधिक मामले या फिर फौजदारी मामले के अंतर्गत किस कोर्ट की चर्चा की थी, सेशन कोर्ट। जिला स्तर पर फौजदारी मामले या फिर आपराधिक मामलों की सुनवाई कौन सा कोर्ट करता है, ये करता है सेशन कोर्ट करता है। और रेवेन्यू से संबंधित मामलों की सुनवाई कौन करता है, डीसी करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है, या फिर जिला न्यायालय या फिर डीजे करता है। यदि सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक सजा दे दी, किसी जज ने बोला कि इसने कोई भी आपराधिक कृत्य किया है, किसी भी तरह का कृत्य किया है, और उसको सजा कितनी दे दी गई, 7 साल की सजा दे दी या फिर 7 साल से अधिक की सजा दे दी। उस फैसले के खिलाफ, सेशन कोर्ट के खिलाफ हम किस जगह जा सकते हैं, व्यक्ति किस जगह जा सकता है, व्यक्ति विशेष वो जा सकता है हाई कोर्ट में, जा सकता है सीधा का सीधा, और अपील कर सकता है। आपराधिक मामलों में ये अपीली अधिकारिता है, आरंभिक अधिकारिता नहीं है। ये आपराधिक मामलों में कौन सी है, अपीली अधिकारिता है। इस चीज को आपको समझना होगा। यदि दूसरा मुद्दा क्या है इसमें, आपराधिक मामलों में अपीली अधिकारिता का दूसरा मुद्दा है कि सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड, या फिर वो दोषी व्यक्ति है उसको मृत्युदंड दे दिया। अब मृत्युदंड दे तो दिया, लेकिन मृत्युदंड की पुष्टि किससे करवाना आवश्यक है, वो उस केस को रेफर करेंगे, कहां पर रेफर करेंगे, भाई हमने ऐसे ऐसे मृत्युदंड दिया है तो ये सही है कि नहीं। तो पुष्टि कौन करेगा, हाई कोर्ट ही पुष्टि करता है उस चीज की कि मृत्युदंड दिया जाए या फिर मृत्युदंड नहीं दिया जाए। इससे पुष्टि करवाना आवश्यक है, तभी वो जज, सेशन कोर्ट का जज मृत्युदंड दे सकता है। और एकल पीठ है, एकल पीठ यानी सिंगल बेंच। हाई कोर्ट की 2 तरीके की बेंच होती हैं, एक तो सिंगल बेंच होगी और एक होगी डबल बेंच होगी, ठीक है ना। डबल बेंच होगी। बेंच, सिंगल बेंच में कोई केस आया जिसमें जज की संख्या कम है, या फिर एक जज है या फिर 2 जज है। डबल बेंच में जज की संख्या ज्यादा है, या फिर खंडपीठ भी बोल दो इसको। तो एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध हम कहां पर अपील कर सकते हैं, आपराधिक मामले में खंडपीठ में अपील कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा है। अब आपराधिक मामलों के बारे में हमने अपीली अधिकारिता के बारे में चर्चा की। पहला था इसमें 7 वर्ष से अधिक सजा हो गई है किसी भी व्यक्ति को, तो वो सीधे किसमें आपराधिक मामलों में अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में सीधे जाके अपील कर सकता है। और दूसरा मामला था कि मृत्युदंड, जो भी मृत्युदंड दिया जाया है किसी भी व्यक्ति, दोषी व्यक्ति को सेशन कोर्ट के द्वारा, उसकी पुष्टि किससे करवाना आवश्यक है, हाई कोर्ट से करवाना आवश्यक है।
और तीसरा था यदि सिंगल पीठ या फिर सिंगल बेंच ने कोई निर्णय दिया है किसी केस या वाद के अंदर, उसके विरुद्ध किस में जा सकते हैं हम जा सकते हैं खंडपीठ के अंदर जा सकते हैं, उसके विरुद्ध जा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अब हम सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रारंभिक अधिकारता, आरंभिक अधिकारता देखी या प्रारंभिक अधिकारता, फिर हमने अपीली अधिकारता की बात की। अब हम करेंगे रिट अधिकारता की बात करेंगे अनुच्छेद 226 के तहत, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगली स्लाइड के अंदर। उसके बाद पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं, अभिलेखी न्यायालय क्या होता है और न्यायालय की अवमानना क्या होती है। अभिलेखी न्यायालय के बारे में चर्चा करते हैं। अभिलेखी न्यायालय में जो शब्द आएंगे, अभिलेख, अभिलेख का मतलब हो गया स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टेड हो गया। जो भी हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, निर्णय है, कोई भी कार्य है, किसी भी केस पर टिप्पणी है, इस तरीके से जो भी कार्य हाई कोर्ट ने कर चुके हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिकॉर्ड मतलब अभिलेख किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं ये कार्य। अब ये कार्य रिकॉर्ड किए गए, रिकॉर्ड कर लिए गए, तो ये एक तरीके से ये भी दस्तावेज बन गए, ये भी अभिलेख बन गए और ये लागू होंगे हाई कोर्ट, मतलब जो भी राज्य हो, जो भी भारत के किसी भी राज्य में ये लागू हो सकते हैं। ये अभिलेख की तरह कार्य करते हैं। अभिलेख का मतलब हो गया हाई कोर्ट, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने किसी भी वाद में निर्णय दिया, किसी केस के ऊपर निर्णय दिया, किसी पर टिप्पणी की या फिर किसी भी तरीके से आदेश दिया, तो वो ऐसे रिकॉर्ड रख लिया जाएगा और वो भविष्य के अंदर किस तरीके से काम करेगा, वो भविष्य के अंदर एक बोल सकते हैं आप क्या कहते हैं, उसी के हिसाब से कार्य किया जाएगा अधीनस्थ न्यायालय में या अन्य न्यायालयों में। अब हमने अभिलेख न्यायालय के बारे में चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं न्यायालय की अवमानना क्या होती है। न्यायालय की अवमानना किस किस के द्वारा हो सकती है? किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो सकती है, लोक पदाधिकारी के द्वारा हो सकती है, या फिर न्यायालय की अवमानना मतलब न्यायालय के अनुसार कार्य नहीं किया है, न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसकी पालना नहीं की है, जिसमें अधिकारी भी आ सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी आ सकते हैं, कोई न्यायाधीश भी आ सकता है, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और यदि अवमानना होती है तो न्यायालय या हाई कोर्ट सीधे क्या बोलेगा कि उसको सजा दे सकता है या फिर उसको फटकार लगा सकता है, इस तरीके से। अब हम देखते हैं हाई कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति क्या होती है। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करते हैं, ज्यूडिशियल रिव्यू, ज्यूडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। संसद या फिर राज्य विधानमंडल जो कानून बनाती है, कानून बनाने का काम देश में कौन करता है? एक तो संसद कानून बनाती है, या फिर कोई अधिनियम पारित करती है, कानून बना दिया, या फिर उस राज्य से संबंधित विधानमंडल कानून बनाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट का एग्जांपल लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है, कई बार चर्चा हुई। तो संसद ने कोई कानून बनाया किससे भी रिलेटेड, और राजस्थान विधानसभा ने भी कोई कानून बनाया, तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार या फिर न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार या जुडिशियल रिव्यू लेने का अधिकार किसको है? हाई कोर्ट भी उस पर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है कि यह कानून संसद ने या फिर राज्य विधानमंडल ने या फिर राज्य विधानसभा ने सही बनाया या गलत बनाया है। उसका जुडिशियल रिव्यू किसके द्वारा किया जा सकता है? राजस्थान हाई कोर्ट मतलब जितने भी हाई कोर्ट है उनके द्वारा रिव्यू हो सकता है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है ही है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी न्यायिक पुनरावलोकन या फिर जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। यदि संसद ने, हमने एक एग्जांपल की बात की थी कि न्यायिक नियुक्ति आयोग
न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग संसद ने पारित किया, संसद ने पारित किया। तो जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध करार दिया, क्योंकि ये जो न्याय व्यवस्था पर उसका अतिक्रमण था और जो उसकी स्वतंत्रता को हनन कर रहा है, ऐसा इस तरीके से कहते हुए न्यायिक नियुक्ति आयोग को संविधान के विरुद्ध बताते हुए और इसको इसका जुडिशियल रिव्यू करते हुए इसको कैंसिल कर दिया। तो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? हमारे जो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, किनके पास है? एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, और दूसरी किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास कोई भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हाई कोर्ट का और कार्य कौन कौन से होते हैं? अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम भी बनाते हैं ये। अभिलेख न्यायालय के बारे में अभी हमने चर्चा की थी। अभिलेख न्यायालय के माध्यम से जो भी रिकॉर्ड किए गए हैं उनके हिसाब से उन्हीं को फॉलो करेंगे अधीनस्थ न्यायालय। और इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम विनियम बनाना भी हाईकोर्ट का ही कार्य है। उन पर नियंत्रण कौन रखता है? राज्य का हाईकोर्ट है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट किन पर नियंत्रण रखेगा? राज्य के अंदर जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे उन पर नियंत्रण कौन रखता है? हाईकोर्ट रखता है, और समय समय पर उनका इंस्पेक्शन करता है। तो अब हम देखते हैं, एक बार दोबारा चर्चा करते हैं। हाई कोर्ट की अधिकारिता हमने देखी, आरंभिक अधिकारिता के बारे में चर्चा की। जो आरंभिक अधिकारिता होगी, क्या सीधा केस कहां पर जा सकता है? वो सीधे हाई कोर्ट में जा सकता है। उसके अंदर हमने राजस्व से रिलेटेड और क्या कहते हैं मूल अधिकारों से रिलेटेड, अधीनस्थ संविधान की व्याख्या से रिलेटेड सारे की बात कर ली। और साथ में फिर हमने अपीली अधिकारिता में दीवानी मामले, जिसमें प्रथम अपील, द्वितीय अपील और आपराधिक मामले में अपील किस तरीके से की जाती है हाई कोर्ट में, या फिर मृत्युदंड के संबंध में किस तरीके से पुष्टि की जाती है, इसके बारे में चर्चा की। फिर हमने रिट अधिकारिता के बारे में अभी चर्चा नहीं की है, किस किस तरीके से रिट होती है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। अभिलेख न्यायालय क्या था उसके बारे में बताया, न्यायालय की अवमानना क्या होती है, और जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू होती है और किस तरीके से हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू होती है। और अब हम करते हैं चर्चा रिट अधिकारिता अनुच्छेद 226 के तहत। रिट अधिकारिता होती क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। रिट है, जो रिट होती है, एक सेकेंड इसको इरेज करें। रिट अधिकारिता, रिट अधिकारिता किस किस के पास शक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता क्या है, ठीक है ना। फिर हम चर्चा करेंगे हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता के बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो रिट अधिकारिता है वो किस अनुच्छेद के तहत, पहले तो देखते हैं रिट अधिकारिता का विषय क्या होता है। विषय होता है यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मूल अधिकारों का उल्लंघन, मूल अधिकार हमने देखे थे जो 12 से 35 तक हैं हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। यदि व्यक्ति विशेष या फिर किसी के भी अधिकारों का, मूल अधिकार जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो उसी के लिए आर्टिकल 32 क्या नाम है इसका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत
सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति रिट दायर कर सकता है। वो रिट 5 तरीके की रिट होंगी। आगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी रिट होती हैं उनके बारे में। अभी हमने देख लिया कि रिट अधिकारिता किससे रिलेटेड है, मूल अधिकारों के उल्लंघन से रिलेटेड है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे कि हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना है कि जो भी 5 तरीके की रिट है जो हमारे मूल अधिकारों से रिलेटेड जिनका उल्लंघन होता है, उसमें हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से जा सकते हैं, वो है रिट अधिकारिता। आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार दे रखे हैं, जिसमें आर्टिकल 32 क्या है, ये भी एक संवैधानिक उपबंध है, ये भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस आर्टिकल 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत चीजें वो सेम है सारे, यहाँ भी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। और मूल अधिकार कब से कहाँ तक दे रखे हैं, 12 से 35 तक दे रखे हैं। तो जो 5 तरीके की रिट होंगी ना, उनके तहत हम कहाँ जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, मूल अधिकारों के उल्लंघन से रिलेटेड। अब आपको ये समझ में आ गया होगा रिट अधिकारिता किस विषय से संबंधित है, मूल अधिकारों के उल्लंघन से रिलेटेड है। और इसमें सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अभी उनके विषय के बारे में हमने चर्चा कर ली, मूल अधिकारों का विषय है। और किस किस आर्टिकल के थ्रू जाएंगे, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। अब हम उन 5 रिट की बात करते हैं, कौन कौन से विषय हैं जिनके तहत हम, अरे चल नहीं रहा, हाँ, अब हम जो 5 रिट हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहली रिट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम सीधे आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। पहली रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर इंग्लिश में बोल देते हैं हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण मीन्स किसी भी अधिकारी ने, कोई अधिकारी है, कोई लोक सेवक है या पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी से रिलेट करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष को बंदी बना लिया गया है, उसको डिटेन कर दिया गया है। किसी व्यक्ति को क्या कर लिया है, डिटेन कर दिया गया है। अब ये जो व्यक्ति है, इसको डिटेन किया गया है, इसके पास ये अधिकार है कि वो सीधे न्यायालय में पेश हो सकता है। अब इस रिट में क्या है कि किसी दूसरे बंदे ने या फिर उसी व्यक्ति ने किस तरीके से न्यायालय तक पहुंच बनाई और भेजा, तो न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सीधे उस पदाधिकारी या पुलिस सेवक को आदेश दे सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति विशेष को न्यायालय के सामने पेश किया जाए। न्यायालय के सामने पेश किया जाए, पेश किया जाए। तो आपको अब समझ में आ गया होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके जो रिट थी, जो 5 रिट थी मूल अधिकारों के उल्लंघन से रिलेटेड, जिसमें हमने सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की, जिसमें किसी भी व्यक्ति को डिटेन्ड 24 घंटे से ऊपर नहीं कर सकते, उसको न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा, जिसमें आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और उसमें न्यायालय सीधे आदेश देगा कि आपको 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाए। अब ये जो आर्टिकल है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, वो किससे रिलेटेड है, दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से रिलेटेड है। व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से रिलेटेड है, से संबंधित है। व्यक्ति को किसी भी तरीके से उसके शरीर या मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, उससे रिलेटेड हो गया। ये भी हमारा मूल अधिकार है। आर्टिकल 21 है, ये 20 या 21 में से एक है। ये भी एक मूल अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से रिलेटेड है, जिसमें आप क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण से रिलेटेड जो केस है
आर्टिकल आपको याद ही हो गए होंगे 226 और 32 की तरफ। अब हम अगली रीट की तरफ चलते हैं। अगली रीट के बारे में देखते हैं। अगली जो रीट है वो हमारी है परमादेश। परमादेश ये दूसरे नंबर की रीट है, जिसको क्या बोलते हैं, मैंडामस। मैंडामस बोलते हैं, इंग्लिश में मैंडामस बोलते हैं। अब इस शब्द से हम व्याख्या कर सकते हैं, ये आदेश दिया जा रहा है। परमादेश मतलब आदेश दिया। आदेश किसको देगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आदेश देगा, हाई कोर्ट आदेश देगा लोक अधिकारी को। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट, यदि पब्लिक सर्वेंट या फिर लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, अर्थात वो अपने कार्य जो उसको दिया गया है उसको सही ढंग से, यानी अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है। कर्तव्य जो एक लोक अधिकारी का कोई भी कर्तव्य हो उसको वो नहीं कर पा रहा है, तो हाईकोर्ट परमादेश के तहत, यानी ये जो रिट है इसके माध्यम से उसको आदेश दे सकता है कि आपका ये कर्तव्य, आप इस कर्तव्य को करिए। और दूसरा दूसरा क्या है इसमें, इसी के अंदर एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय को भी आदेश दे सकते हैं। परमादेश या मैंडामस के अंतर्गत हमने देखा हाईकोर्ट आदेश दे सकता है पब्लिक सर्वेंट या फिर लोक अधिकारी को कि क्या कहते हैं, आपका जो कर्तव्य है आप उसको कीजिए, और क्या कहते हैं साथ में अधीनस्थ न्यायालय को भी आदेश दे सकता है परमादेश के थ्रू। अब हम अगली रिट की तरफ चलते हैं, वो की है प्रतिषेध है या फिर प्रोहिबिशन। प्रतिषेध, तीसरे तरीके की रिट क्या है, प्रतिषेध, प्रतिषेध या फिर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब हो गया रोकना, रोकना। अब प्रतिषेध में रोकेगा कौन, कौन रोकेगा? हाई कोर्ट रोकेगा। किसको रोकेगा? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, अधीनस्थ न्यायालय को। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को रोकेगा। यदि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या फिर अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारता क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं, अधिकारता क्षेत्र से बाहर है, जो भी उनके अधिकार है, अधिकारता क्षेत्र मतलब जो भी उनका जुडिशियल एरिया है उसके बाहर कार्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो वो हाई कोर्ट इस रिट के माध्यम से, जो तीसरी प्रकार की रिट होती है प्रतिषेध जो कि प्रोहिबिशन, उससे रोक सकती है कि आपके बाहर ये केस है या फिर किसी भी तरह का मैटर हो, आपको हाई कोर्ट रोका जा सकता है। हाई कोर्ट के द्वारा किस रिट के माध्यम से रोका जा सकता है? प्रतिषेध के माध्यम से रोका जा सकता है। अब हम देखते हैं अगली रिट के बारे में बात करते हैं। अगली रिट है उत्प्रेषण लेख। चौथी, यानी चौथी है ये रिट, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख में, उत्प्रेषण का मतलब हो गया मंगाना। इसमें क्या होगा, जो उच्चतर न्यायालय होंगे, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उच्चतर न्यायालय जो शब्द दे रहे हैं उसके हिसाब से चले। उच्चतर न्यायालय में कौन सा आ गया? हाई कोर्ट आ गया। उच्चतर न्यायालय अपने निम्नतर न्यायालय, जो उससे निम्न स्तर के न्यायालय, निम्नतर न्यायालय से क्या मंगा सकते हैं? केस मंगा सकते हैं। कोई टिप्पणी की है, निम्नतर न्यायालय ने किसी भी केस पर डिसीजन दिया है, किसी भी मुकदमे पर डिसीजन दिया है, तो उसकी समीक्षा करने के लिए उत्प्रेषण रिट के माध्यम से उस केस हो, मुकदमा हो, केस या मुकदमा की समीक्षा करने के लिए, उत्प्रेषण लेख के माध्यम से उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालयों से केस मंगा सकते हैं। इसको कहते हैं उत्प्रेषण रिट। अब हम देखते हैं
अब हम देखते हैं अधिकार प्रक्षा, जो हमारी लास्ट रिट है। लास्ट रिट कौन सी है? अधिकार प्रक्षा। इस रिट की विशेषता है, ये केवल क्यो वारंटो बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, अधिकार प्रक्षा या फिर क्यो वारंटो। इस रिट की विशेषता है, ये केवल किसी लोक सेवक हो, लोक अधिकारी हो या फिर पब्लिक सर्वेंट हो, उसके खिलाफ ही हो सकती है। इसमें यह है, लोक पदाधिकारी या लोक सेवक अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, बाहर कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से अधिकार पक्षा में हाईकोर्ट क्या बोलेगा, किसी भी लोक सेवक को, हाई कोर्ट किसी भी लोक सेवक, लोक पदाधिकारी या फिर पब्लिक सर्वेंट को बोल सकता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हो, कृपया करके ना कीजिए, ये सीधे आदेश देगा हाई कोर्ट। अब हमने आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत हमने 5 तरीके की रिट देख ली। 5 तरीके की रिट के बारे में देख लिया। पहले तो रिट कौन कौन सी थी उसके बारे में देख लिया, किससे रिलेटेड थी, सब्जेक्ट के बारे में हमने चर्चा कर ली, और किस किस के विरुद्ध हो सकती है, कौन सा पदाधिकारी है, किसके विरुद्ध हो सकती है, वो हमने चर्चा कर ली। अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड में चलते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई, किस एक्ट के तहत हुई और किस अनुच्छेद के तहत, वो तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके शीर्ष स्तर पर क्या है, राजस्थान हाई कोर्ट है। न्यायिक व्यवस्था के बारे में, न्यायिक व्यवस्था कैसी है, यहां पर भी न्यायिक व्यवस्था कैसी है, इंटीग्रेटेड न्यायिक व्यवस्था है, यानी एकीकृत। इंटीग्रेटेड, सबसे नीचे क्या होगा, उसमें मुंसिफ कोर्ट होगा, मुंसिफ कोर्ट के ऊपर जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे या अधीनस्थ न्यायालय होंगे उनके ऊपर क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। इसकी स्थापना, राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है, संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत हुई है। यानी अनुच्छेद 214 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन 7वां संशोधन, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोलता है, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलता है एक हाई कोर्ट के अंतर्गत 2 या 2 से 1 या 1 से अधिक राज्य भी आ सकते हैं, या फिर केंद्र शासित प्रदेश तक भी उसकी अधिकारता का विस्तार हो सकता है। इसके बारे में हम चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, जोधपुर जिले में हुई थी। जोधपुर जिले में किस सन में हुई थी, ये क्वेश्चन पटवार भर्ती एग्जाम हो गए, अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई एग्जाम में आ चुका है, आरपीएससी के एग्जाम में। 29 अगस्त को हम याद कर सकते हैं 1949 को। 29 अगस्त क्या है, खेल दिवस है। ये 29 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, खेल दिवस मनाते हैं। और खेल दिवस के दिन ही जोधपुर में 1949 में, यानी जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से 1 साल पहले ही इसकी स्थापना हो गई 1949 में जोधपुर में। अब इसकी खंडपीठ है, इसकी जो ब्रांच है, ब्रांच की स्थापना कहाँ हुई थी, 31 जनवरी 1977 को। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 31 जनवरी 1977 को जयपुर के अंदर इसकी ब्रांच यानी खंडपीठ की स्थापना हुई। अब राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में हमने मेन फैक्ट देख लिए। न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर अनुच्छेद 214 के तहत इसकी स्थापना हुई है और डेट आपको याद ही हो गई होगी, खेल दिवस यानी 29 अगस्त को इसकी स्थापना हुई 1949। जोधपुर में मेन ब्रांच है, हाई कोर्ट है, और इसकी खंडपीठ किस जगह है, जयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 31 जनवरी 1977 में हुई थी। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होगा
मुख्य न्यायाधीश के निर्देशन में रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय एवं सभी अधीनस्थ न्यायालयों की प्रशासनिक व्यवस्था व अधीक्षण दे सकते हैं। अधीक्षण का मतलब हो गया सुपरविजन, यानी उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, उनको आदेश दे सकते हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था का क्या कर सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों की प्रशासनिक व्यवस्था क्या निरीक्षण कर सकते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश किया, जो कि यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो राजस्थान हाई कोर्ट के, उन्होंने निर्देश किसको दिया, रजिस्ट्रार को दिया। और रजिस्ट्रार ने किस किस का प्रशासनिक व्यवस्था देखी, अधीक्षण किस किस का किया, हाई कोर्ट का और सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। सभी जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील आपको कई बार बता चुका हूं मैं, हाई कोर्ट में की जा सकती है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पर जो भी डिसीजन लिए गए उनके विरुद्ध अपील सीधे उच्च न्यायालय में ही कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय दिए उनके विरुद्ध अपील किस में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं। क्या, सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट और फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट है अधीनस्थ न्यायालय। यहां से अपील किस में जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। और हाई कोर्ट से अपील कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो ये एक इंटीग्रेटेड, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यायिक व्यवस्था। यहां पर कहीं भी ब्रांच नहीं है इस तरीके से। अगर ब्रांच होती तो ये इंटीग्रेटेड नहीं रह जाता, इस वजह से। और सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और यहां पर सबसे अंत में अपील की जा सकती है। जिला स्तर पर दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायालय होते हैं और फौजदारी मामलों के लिए सेशन कोर्ट होते हैं। ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया था कि फौजदारी मामला है यानी हत्या से रिलेटेड मामला है, या फिर चोरी चकारी, या फिर किसी भी तरीके का मामला है, पैसे से रिलेटेड नहीं है, तो वो किस में जाएगा, सेशन कोर्ट के अंदर जाएगा। और जिला स्तर पर सेशन कोर्ट होता है फौजदारी मामलों के लिए, और दीवानी मामलों के लिए कौन सा कोर्ट होता है, जिला न्यायालय होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में टोटल जो है कितने न्यायाधीश हैं, 50 न्यायाधीश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बारे में चर्चा करते हैं। न्यायिक व्यवस्था जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो सबसे निम्नतर स्तर है, न्यायिक व्यवस्था का जो सबसे निम्नतर स्तर है उसको बोलते हैं मुंसिफ बोलते हैं। और वो दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा और फौजदारी मामलों की भी सुनवाई करेगा। और उसके पास कोई भी मामला होगा सबसे पहले कहां पर जाएगा, मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास जाता है, क्योंकि ये उसकी क्या है, प्रारंभिक अधिकारता है, इस वजह से। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्य उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमल कांत वर्मा। अब हमने देखा था राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, खेल दिवस वाले दिन हुई थी, 29 अगस्त 1949। अर्थात 29 अगस्त 1949 को जब इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर के अंदर। तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमलकांत वर्मा। और कमलकांत वर्मा थे इस टाइम पर मुख्य न्यायाधीश। और सर्वाधिक लंबी अवधि के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कैलाशनाथ वांचू। कैलाशनाथ वांचू कौन थे, सर्वाधिक लंबी अवधि के मुख्य न्यायाधीश थे। और अभी हाल ही में वर्तमान में जो राजस्थान उच्च न्यायालय, जो राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, इंद्रजीत मोहंती है। अब हम एक संवैधानिक संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बाद सबसे पहले क्या होता था, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट होता था ना, वो 60 साल में हो जाता था, 60 वर्ष था। लेकिन सन 1963 में संसद में एक कानून लाया गया, वो था 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम से 60 वर्ष की आयु को 62 वर्ष कर दिया गया, यानी इसमें +2 जोड़ दिया गया। +2 जोड़ने से अब किसी भी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट हो और गुवाहाटी हाई कोर्ट हो, किसी भी हाई कोर्ट में जो सेवानिवृत्ति अर्थात जो रिटायरमेंट की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 62 साल होगी। अगली स्लाइड में चलते हैं।
और इस तरीके से हमारा राजस्थान हाई कोर्ट का जो पटवार भर्ती में भी है, आरएस प्री के अंदर है, मेंस में है और आरपीएससी के विभिन्न एग्जामों में दे रखा है, वो चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इस क्वेश्चन को। थैंक्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए और मेरा प्रोमो कोड गौरव एम को यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए। थैंक यू।